बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे, आज का टॉपिक है 4.12 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। स्टूडेंट्स, आज हम ये जानेंगे कि जो स्टेबिलिटी है ये रियल लाइफ में किस तरह से अमल करती है। ठीक, ये कुछ आपके सामने डायग्राम्स हैं जो कि बैलेंसिंग टॉयज़ हैं। ठीक है, ये इसी तरह के हिटमी टॉयज़ आपने बचपन में देखे होंगे। तो ये अक्सर स्टेबल रहते थे। ठीक, ये एक लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी भी है बच्चों के लिए कि किस तरह से हम बेस को वाइडर कर सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, या किस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रख सकते हैं। ठीक, रेसिंग कार्स के व्हील जो हैं ये थोड़े से बाहर करके आउटर साइड पे लगाए जाते हैं ताकि वाइडनिंग ऑफ बेस और ये स्टेबल रहे। ये सारा का सारा आज हमने डिस्कस करना है। ठीक, तो देखें, सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी इज़ वाइडली अप्लाइड टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रोल है स्टेबिलिटी का, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग रेसिंग कार्स एंड बैलेंसिंग टॉयज। ठीक है, एज द रेसिंग कार्स आर ड्राइवन एट वेरी हाई स्पीड एंड आल्सो देयर आर शार्प टर्न्स इन द ट्रैक, देयर फॉर द चांस ऑफ द कार टू टोपल ओवर इंक्रीजेस। ठीक है, तो जो रेसिंग कार्स हैं स्टूडेंट्स, एक तो ये बड़ी हाई स्पीड पे जो है लोग इसे ड्राइव करते हैं, दूसरा ये कि बड़े शार्प टर्न्स आते हैं रास्ते में, तो ये ज़्यादा चांस है कि ये गाड़ी जो है ये उलट पुलट हो सकती है। ठीक है, टू इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार देयर सेंटर ऑफ मास आर केप्ट एज लो। सेंटर ऑफ मास को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखा जाता है स्टूडेंट, ताकि रेसिंग कार स्टेबल रहें। As possible, the base areas are also increased by keeping the wheel outside of their main bodies। अभी मैंने शुरू में बात की थी ना, जैसे इस डायग्राम में दिखाया था कि मेन बॉडी से जो व्हील है वो आउटसाइड रखे जाते हैं ताकि बेस एरिया ज़्यादा हो। वाइडर द बेस मोर स्टेबिलिटी, लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोर स्टेबिलिटी। ये दो पॉइंट याद रखने हैं आपने। आगे देखें, बैलेंसिंग टॉयज आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द बोथ चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स। लुक एट द सम बैलेंसिंग टॉयज शोन इन बिलो। ये कुछ बैलेंसिंग टॉयज़ हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आप इस फिगर बी को देखें स्पेशली, तो ये आपको एक पर्सन नज़र आ रहा है जी जो कि एक प्लेन उड़ा रहा है। ठीक है, इस वक्त अगर देखा जाए तो इसके यहाँ से एक स्ट्रिंग लेकर सेंटर में नीचे एक जो है वो बॉल लगा दी गई है। ये बॉल जो है एक्चुअली ये इसलिए लगाई गई है ताकि स्टेबिलिटी जो है इसमें आए। अगर ये बॉल ना हो और हम इसको थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करें तो ये फौरी गिर जाएगा, बट इस बॉल की वजह से अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट भी करते हैं तो ये गिरता नहीं है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न कर जाता है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। इसी तरह इधर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। ठीक, और यहाँ पर अगर हम देखें इस केस में, इस टॉय के केस में, तो यहाँ पर हमारे पास बेस एरिया बड़ा वाइडर है। अगर हम इसे स्लाइटली टिल्ट करते हैं तो ये इतनी आसानी से नहीं गिरेगा। अगर ये सिर्फ इस स्टिक पे बैठा होता तो ये फौरी गिर जाता, लेकिन ये बेस एरिया बढ़ाने से स्टेबिलिटी क्या हो गई, बेहतर हो गई। ठीक, तो द फिजिक्स बिहाइंड दीज टाइप्स ऑफ टॉयज इज द स्टेबिलिटी इज बिल्ट इन विद बैलेंसिंग टॉयज। यही मैंने बात की थी। तो देखें, दीज टॉयज आर बेसिकली इन कम्प्लीटली स्टेबल स्टेट एंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन बिलो द पिवट पॉइंट। ठीक है, इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा क्या रहेगा, पिवट पॉइंट से बिलो रहेगा। मीन के जो इनका पिवट पॉइंट है और जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही लाइन में लाई करेंगे और ये स्टेबल रहेंगे। इफ द टॉयज आर डिस्टर्ब्ड इन एनी डायरेक्शन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज राइज्ड एंड इट्स बिकम अनस्टेबल फॉर अ मोमेंट। तो थोड़ी सी देर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होगा, अनस्टेबल होगा, लेकिन वो दोबारा फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर रिटर्न कर जाएगा। इट कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेबल पोजीशन बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो दोबारा अपनी जो है वो असल हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो देखें, द किड्स लर्न फ्रॉम दीज टॉयज अबाउट स्टेबल सिस्टम एंड हाउ दे रिटर्न टू देयर स्टेट ऑफ इनिशियल रेस्ट पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो बच्चों के लिए एक्टिविटी है कि वो इस तरह के टॉयज़ जो हैं मार्केट से मिल जाते हैं नॉर्मली, उनसे सीखें कि स्टेबिलिटी जो है वो किस तरह से बेहतर की जा सकती है। ठीक है, किसी भी सिस्टम की। एजुकेशनल गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग टॉयज हैव आल्सो बीन डेवलप्ड फॉर द किड्स एज शोन इन फिगर 4.27। तो जो आपकी क्लास टीचर्स हैं नॉर्मली उन्हें ये चाहिए कि वो आपको इस तरह की गेम्स वाइज
जो है वो स्टेबिलिटी के फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें। फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं, पेपर में एमसीक्यूज या शॉर्ट आ सकता है। टू इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इट्स सेंटर ऑफ मैस इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो हमारे पास रेसिंग कार है इनका सेंटर ऑफ मैस लो रखा जाता है जितना भी पॉसिबल हो सकता है। इट्स बेस एरिया इज आल्सो इंक्रीज बाय कीपिंग द व्हील आउटसाइड ऑफ इट्स मेन बॉडी, और इसके व्हील जो है वो मेन बॉडी से आउटसाइड रखते हुए इसकी बेस को वाइडर किया जा सकता है ताकि स्टेबिलिटी मज़ीद गेन की जा सके। फिर है हमारे पास रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। वैसे तो स्टूडेंट रोटेशनल मोशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर में, एफएससी की जो आपकी फिजिक्स होगी। ठीक, अब यहाँ पर काउंटर पार्ट्स डिस्कस किए गए हैं, रोटेशनल पार्ट्स। ठीक है, आप इसे काउंटर पार्ट्स भी कह सकते हैं, रोटेशनल या एंगुलर पार्ट्स भी कह सकते हैं। द एंगुलर और काउंटर पार्ट्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम इन ट्रांसलेशनल मोशन आर। जिस तरह से हम ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स या मोमेंटम पढ़ते हैं ना, इसी तरह रोटेशनल मोशन में स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी का काउंटर पार्ट है, इसका रोटेशनल पार्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। एक्सेलरेशन को ए से लिखते थे, आगे जाकर आप पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखते हैं। जिस तरह से हमने फोर्स को पढ़ा और इसका काउंटर जो पार्ट था मोमेंट ऑफ फोर्स, वो टॉर्क, पूरा चैप्टर हमने देखा, चल रहा है, स्टिल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स को भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया और मोमेंट ऑफ फोर्स को भी हमने देखा। इसी तरह जिस तरह से हमारे पास मोमेंटम था, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास रोटेशनल मोशन के केस में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली रोटेशनल मोशन। इट सजेस्ट दैट the torque plays the same role in the rotational motion that is placed by the force in the translational motion। जो काम फोर्स जो है वो लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में करती है या स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट रोटेशन में करती है, वही काम टॉर्क जो है वो रोटेशनल मोशन के केस में परफॉर्म करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं काउंटर पार्ट्स। ठीक है, देयरफॉर we are justified to predict that analogous to Newton first law of motion। पेपर में यहाँ से लाजमी MCQs या शॉर्ट आएगा, आपने अच्छे से इसको समझना है। पेपर में स्टेटमेंट ये आ सकती है कि एक्सप्लेन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रोटेशनल मोशन, या व्हाट इज़ द एनालॉगस स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये थी, अ बॉडी विल कंटिन्यू, ठीक है, कि बॉडी अपनी क्या करेगी, रेस्ट की पोजीशन को या मोशन की बॉडी को कंटिन्यू रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन ये स्टेटमेंट ये कहती है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। ठीक है, या वो अपनी स्टेट में रहेगी अनलेस तब तक जब तक उसके ऊपर कोई टॉर्क ना लगे। लीनियर में हम क्या कहते थे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगी, मोशन कंटिन्यू करेगी जब तक फोर्स ना लगे। यहाँ हम कह रहे हैं कि रोटेशन में रहेगी, मीन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी तब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, ये फ़र्क है। अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट will continue to do so with constant angular velocity unless acted upon by resultant moment, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, however if the resultant torque is applied, कहता है तहम अगर जो है वो रिजल्टेंट टॉर्क लगा दी जाए टू द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, इट विल एक्सेलरेट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। फिर वो कहता है कि एक्सेलरेट करेगा और उस तब जो एक्सेलरेशन आएगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी और वो टॉर्क की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन के टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, फिर है दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्हांस आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट मूव एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो सोच है इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि किस तरह से मूव करते हैं और किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ जो है ये इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी लीनियर और रोटेशनल मोशन के सिनेरियो में और ज़्यादा जो है वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। फिर एक टॉपिक है छोटा सा, मोशन इन अ सर्कल। स्टूडेंट्स जब भी कोई याद रखिएगा बॉडी सर्कल में मूव करती है ना, इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि आप एक धागा ले लें स्ट्रिंग और उसके साथ एक स्टोन बांध लें, फिर आप क्या करें उसको अपने हाथ से घुमाएं। ठीक है, जैसा अक्सर बच्चे जो हैं बचपन में एक गाटी सी बनाते थे, एक थ्रेड के साथ एक स्टोन को बांध लेते थे तो वो एक उनके पास एक गाटी नुमा जो है वो चीज़ बन जाती थी। तो अगर आप उस स्टोन को
ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड के साथ बांधे और घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सर्कल में मूव करेगा। और सर्कल के सेंटर में एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। लेकिन अगर वो स्ट्रिंग टूट जाती थी किसी इंस्टेंट पे तो ऑब्जेक्ट टेंजेंट मूव कर जाता था। ठीक है, या इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर आप किसी गाड़ी में हैं, बस में है, और वो किसी गारे में फंस जाती है और एक बंदा बाहर से खड़ा होकर देख रहा है कि यार ये जो इसका ड्राइवर है ये इसको एक्सेलरेट कर रहा है, निकल नहीं रही, फौरन निकलती है, तो उससे जो मड है वो उसके टेंजेंट जाता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि फिक्टिशियस फोर्स है, लेकिन बहरहाल उसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। तो आपने इतना याद रखना है कि अगर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट टेंजेंट टू द सर्कल मूव करेगा। ठीक है, तो देखें, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट। ठीक है, कहता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो जो उसकी वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पर, वो हम टेंजेंट ड्रा करके कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट पर। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर कर्सर है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, इस पॉइंट से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, फिगर 4.28 शोज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कल इज डिफरेंट। ये हमने देख लिया कि हर जगह पर डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की, यहाँ अपवर्ड है, यहाँ पर देखें तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, यहाँ पर देखें तो बॉटम की तरफ, इधर देखें तो टुवर्ड्स राइट है, तो हर जगह पर डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो यूनिफॉर्म स्पीड तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास चेंज होती है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। ठीक है, hence a force perpendicular to the direction of motion is always required to keep the object moving with uniform speed in a circular path। तो वो कहता है कि हमें हमेशा एक ऐसी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करवाए सर्कुलर पाथ में, और इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इट शुड बी नोटेड दैट एफ इज एसेंशियली परपेंडिकुलर टू वी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, जैसा कि ये सेंटर सीकिंग फोर्स मैंने बताया सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो बता रहा है कि सेंटर की तरफ डायरेक्शन है, और ये टेंजेंट टू द सर्कल वेलोसिटी है। तो ये जो एंगल बन रहा है फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 का एंगल है। ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज आता है, तो एफ और वी परपेंडिकुलर रहेंगे, 90 का एंगल रहेगा। फॉर एन इंस्टेंट इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू वी, कहता है किसी खास इंस्टेंट के लिए अगर ये वी के परपेंडिकुलर नहीं है, द फोर्स एफ विल हैव कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी। तो कहता है कि एफ का कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो v की डायरेक्शन में होगा, और वो एफ कॉज ऑफ थीटा होता है। दिस विल चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ठीक है, एज द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग वी, जैसे कि मैंने कहा एफ कॉज होता है तो एफ कॉज थीटा है, और यहाँ पर उसने लिखा है कि एज द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स along v is f cos 90 is equal to 0। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो जो उसका इफेक्टिव कंपोनेंट है along v के पैरेलल f cos ऑफ थीटा या f cos 90 डिग्री वो 0 होगा तब। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर सेंट्रीपिटल फोर्स को। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।